नमस्कार साथियों, मैं राज एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम हंट पर। तो हम लोग पढ़ रहे थे दिल्ली सल्तनत में हम लोग 3 लेक्चर ले चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने गुलाम वंश देख लिया और खिलजी वंश का एक पार्ट हम लोग देख चुके हैं, जिसमें जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़े थे। और आज का जो लेक्चर रहेगा उसमें हम अलाउद्दीन खिलजी का प्रशासन, अलाउद्दीन खिलजी के सैन्य व्यवस्था मतलब सैन्य सुधार और आर्थिक सुधार, उसके साथ हम लोग उसका बाजार नियंत्रण जो प्रणाली थी मतलब बाजार व्यवस्था के बारे में देखेंगे। और आगे अगर टाइम बचेगा तो हम लोग अलाउद्दीन के बाद जो उसके उत्तराधिकारी थे उसको भी आज ही के लेक्चर में देखेंगे। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हम लोग सीधा लेक्चर पे चलते हैं। प्रशासनिक सुधार। अलाउद्दीन ने व्यापारियों पर नियंत्रण व बाजार सुधार के लिए दीवान रियासत नामक नवीन विभाग की स्थापना की। तो दीवान रियासत नामक नवीन विभाग की स्थापना किस लिए की थी? व्यापारियों पर नियंत्रण और बाजार सुधार के लिए। ये अक्सर पूछ लिया था, दीवान रियासत नामक नवीन विभाग की स्थापना किसने की थी? तो आप लोग याद रखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है। बरीद मुमालिक नामक अधिकारी के अधीन गुप्तचर प्रणाली का पुनर्गठन किया गया। सैन्य सुधार क्या क्या किया इसने? सैन्य सुधार में सेना का केंद्रीकरण किया गया, सैनिकों को नगद वेतन देना शुरू किया गया, घोड़े दागने की प्रथा व सैनिकों का हुलिया नोट करना शुरू किया गया। तो अलाउद्दीन के समय सेना का केंद्रीकरण किया गया, सैनिकों को नगद वेतन देना शुरू किया गया, घोड़े दागने की प्रथा व सैनिकों का हुलिया नोट करना शुरू किया गया। अलाउद्दीन ने सबसे बड़ी स्थायी सेना का गठन किया। स्थायी सेना का निर्माण करने वाला अलाउद्दीन दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था। तो ऐसा नहीं, इससे पहले जो मतलब सुल्तान बने दिल्ली सल्तनत में उन लोगों के पास सेना नहीं थी, परंतु जो अलाउद्दीन खिलजी था उसके पास जो सेना थी वो स्थायी सेना बनाया था। ठीक है। मुर्तब, मुर्तब का मतलब होता है निरीक्षण करके नियुक्त किए गए सैनिकों को मुर्तब कहा जाता था। ये कभी कभी एक शब्द ऐसे दे देगा मुर्तब का क्या मतलब होता है और फिर 4 ऑप्शन दे देगा। उसमें एक ऑप्शन ये भी रहेगा, जो सैनिकों को मतलब नियुक्त करता था उसे मुर्तब कहा जाता था। निरीक्षण करके जो सैनिक नियुक्त किए जाते थे उन्हें मुर्तब कहा जाता था। सेना की भर्ती कौन करता था? तो आरजे मुमालिक था, वो सेना की भर्ती करता। ठीक है। और अलाउद्दीन की सेना में नित्य जो कवायद था, जिसे परेड या ड्रिल कहा जाता है, इसकी शुरुआत की गई। और एक घुड़सवार सैनिक जो था उसको एक आसपा कहा जाता था। उसका जो वेतन था 234 टंका वार्षिक था। ठीक है। इसके अतिरिक्त अगर एक घोड़ा और रखेगा तो उसको 78 टंके वार्षिक अतिरिक्त मिलते थे। ठीक है। जो 2 घोड़ा वाले सवार होते थे उन्हें 2 आसपा कहा जाता था, जो 1 घोड़ा वाले सवार थे उनको 1 आसपा कहा जाता था। ठीक है। फरिश्ता के अनुसार जो केंद्रीय सेना में 4,75,000 घुड़सवार थे। तो फरिश्ता का ऐसा मानना था कि अलाउद्दीन की जो केंद्रीय सेना उसमें 4,75,000 घुड़सवार थे। ठीक है। पैदल सैनिक का जो वेतन था वो 78 टंका था। जो पैदल सैनिकों को जो वेतन मिलता था 78 टंका वार्षिक मिलता था। ठीक है। अलाउद्दीन ने मंगोलों की भांति अपनी सेना को दशमलव प्रणाली पर संगठित करने की कोशिश की। ठीक है। आर्थिक सुधार में हम लोग देखेंगे बाजार नियंत्रण। वित्तीय एवं राजस्व सुधारों में रुचि लेने वाला अलाउद्दीन पहला सुल्तान था। तो अलाउद्दीन जो दिल्ली सल्तनत का मतलब यह पहला सुल्तान था जिसने वित्तीय और राजस्व सुधारों में रुचि लिया। ठीक है। दक्षिण विजय से प्राप्त धन के कारण मुद्रा का प्रसार बढ़ गया। तो चूंकि जब दक्षिण विजय अलाउद्दीन करता है तो उसको बड़ी मात्रा में मुद्रा का प्रसार बढ़ जाएगा, जिस कारण मुद्रा का मूल्य घटने से मतलब मुद्रा का जब मूल्य घट जाएगा तो उसकी कीमतें बढ़ने लगेंगी। ठीक है। तो उसको नियंत्रण करने के लिए अलाउद्दीन ने बाजार नियंत्रण शुरू किया। तो इसके बारे में हमको जानकारी कहां से मिलती है बाजार नियंत्रण के बारे में? तो जियाउद्दीन बर्नी की जो तारीख फिरोजशाही है इसमें अलाउद्दीन के बाजार नियंत्रण की जानकारी मिलती है। इसी प्रकार अमीर खुसरो की खजाइन फुतू है, इसमें भी हमको जो बाजार नियंत्रण की जानकारी मिलती है। इसामी की पुस्तक है फुतुहुत मतलब फुतुहुत सलातीन। ठीक है। इसमें भी जो बाजार नियंत्रण के बारे में जानकारी दी गई। और इब्न बतूता की जो रेहला पुस्तक इसमें भी बाजार नियंत्रण की जानकारी दी गई। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं बाजार नियंत्रण के बारे में मतलब हमको इसका जानकारी का स्रोत कहाँ से मिलता है? तो जियाउद्दीन की बरनी, तारीख फिरोजशाही, अमीर खुसरो खजाइल फुतू, इसामी के फुतुहातुस सलातीन और इब्न बतूता की रेहला और नसीरुद्दीन की खयारुल मजलिस में। ठीक है। बाजार नियंत्रण का उद्देश्य क्या था? चूंकि बाजार नियंत्रण अगर शुरू किया तो उसके पीछे कोई ना कोई तो उद्देश्य रहा होगा। तो बर्नी का ऐसा मानना था, बर्नी के अनुसार बाजार नियंत्रण का उद्देश्य कम खर्चे पर अधिक सेना रखना था। तो बर्नी का ये मानना था कि अलाउद्दीन कम खर्चे पे अधिक सेना रखना चाहता, इस कारण वो बाजार नियंत्रण मतलब नियंत्रण करने का उसका मेन उद्देश्य यही था। और यही मतलब इतिहासकार केएस लाल और इरफान हबीब भी यही मानते हैं। ठीक है। बर्नी के अनुसार बाजार नियंत्रण का उद्देश्य हिंदुओं को दंड देना था। बर्नी का यह भी मानना था कि जो क्योंकि अधिकांश उस समय जो व्यापारी थे वो हिंदू थे, इसलिए बर्नी का ऐसा मानना था कि ये जो अलाउद्दीन था हिंदू व्यापारियों को दंड देना चाहता था, इसलिए अलाउद्दीन ने बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू की थी। ठीक है। चिश्ती सन नसीरुद्दीन महमूद
चिरागे दिल्ली और अमीर खुसरो के अनुसार बाजार नियंत्रण का जो उद्देश्य था प्रजाहित, ठीक है। तो जो चिश्ती सन नसीरुद्दीन महमूद चिरागे दिल्ली थे और अमीर खुसरो, इनके अनुसार मानना था कि जो बाजार नियंत्रण का उद्देश्य प्रजा का हित है और इसका समर्थन के.एस. निजामी भी यही करते हैं, ठीक है, वो भी यही मानते हैं। जो बाजार नियंत्रण का क्षेत्र क्या था, तो फरिश्ता के अनुसार मूल्य नियंत्रण या बाजार नियंत्रण सुल्तान द्वारा शासित अधिकांश प्रांतों में लागू किया गया। फरिश्ता का मानना था कि जो बाजार नियंत्रण और मूल्य नियंत्रण था ये मतलब अधिकांश प्रांतों में लागू किया गया। मोरलैंड के अनुसार मूल्य नियंत्रण का प्रयास मात्र दिल्ली तक सीमित किया, परंतु जो मोरलैंड था इसका मानना था कि जो मतलब मूल्य नियंत्रण का प्रयास किया गया वो दिल्ली तक ही सीमित रहा, क्योंकि दिल्ली में अधिकांश सेना केंद्रित थी, ठीक है। वास्तव में मंगोल आक्रमण से सुरक्षा है तो आवश्यक एक विशाल सेना रख रखाव हेतु बाजार नियंत्रण प्रणाली को अपनाया गया, परंतु जो वास्तविक कारण यह था कि उस समय चूंकि बहुत सारे मंगोल आक्रमण हो रहे थे तो अलाउद्दीन को उससे बचने के लिए एक मतलब बड़ी सेना रखना पड़ा। चूंकि बड़ी सेना रखेगा तो उसमें खर्च भी ज्यादा लगेगा और खर्च को सीमित करने के लिए क्या किया इसने, बाजार नियंत्रण जो लागू किया था, जिससे जो चीजें हैं वो सस्ते दाम पर मिल सके, ठीक है। तो मेन रीजन तो उसका यही था, ठीक है। शेख मुबारक के अनुसार अलाउद्दीन की मृत्यु के साथ ही बाजार नियंत्रण व्यवस्था समाप्त हो गई। शेख मुबारक का ऐसा मानना है जब अलाउद्दीन की मृत्यु होती उसके बाद ये जो बाजार नियंत्रण व्यवस्था है ये मतलब समाप्त हो जाएगी, ठीक है। बाजार नियंत्रण के लिए निम्न अधिकारी नियुक्त किए गए। तो बाजार नियंत्रण के लिए कौन कौन, दीवानी रियासत नियुक्त किया गया, सहनाए मंडी नियुक्त किया गया, बरीदे मंडी नियुक्त किया गया। तो बाजार नियंत्रण करने के लिए 3 गो अधिकारी नियुक्त किए गए, ठीक है। मलिक याकूब को पहला दीवानी रियासत नियुक्त किया गया। तो दीवानी रियासत जो सबसे पहला कौन नियुक्त किया जाएगा, तो मलिक याकूब नियुक्त किया जाएगा। दीवानी रियासत वाणिज्य मंत्री, मतलब एक प्रकार से जो वाणिज्य मंत्री था उसको दीवानी रियासत, ठीक है। बाजार व्यवस्था का सर्वोच्च अधिकारी था। मलिक याकूब को ही अलाउद्दीन ने मुत्तसिब यानी सेंसर के पद पर भी नियुक्त किया था। बाजार व्यवस्था को सफल बनाने का श्रेय मलिक याकूब को जाता है। तो जो बाजार व्यवस्था था उसको सफल बनाने का श्रेय किसको जाता है, मलिक याकूब को जाता था और इसे दीवानी रियासत नियुक्त करता है पहला, और इसको ही मतलब ये जो अलाउद्दीन रहेगा उसको बाजार व्यवस्था को मतलब बाजार व्यवस्था को सफल बनाने के लिए इसी को श्रेय जाता है, ठीक है। व्यापारी वर्ग पर नियंत्रण एवं आर्थिक नियमों को लागू करना दीवानी रियासत का प्रमुख कार्य था। जो दीवानी रियासत था वो क्या करता था, व्यापारी वर्ग पर नियंत्रण और आर्थिक नियमों को लागू करवाना जो दीवानी रियासत का जो प्रमुख कार्य था, ठीक है। बाजार का प्रमुख सहना होता था और तीनों सेनाओं का प्रमुख सहनाए मंडी होता था, और मलिक कबूल को सहनाए मंडी नियुक्त किया गया था। और ये सहनाए मंडी इसलिए बनाया गया था कि जो लोग जितने भी व्यापारी होंगे एक प्रकार से मतलब कार्यालय था उसमें सारे लोगों को मतलब अपना नाम दर्ज करवाना होता था जो भी व्यापारी होते थे, ठीक है। सहनाए मंडी दुकानदारों एवं कीमतों पर नियंत्रण रखता था। जो सहनाए मंडी रहता था वो दुकानदारों एवं कीमतों पर नियंत्रण रखता था, ठीक है। अलाउद्दीन ने राशनिंग व्यवस्था लागू की तथा कालाबाजारी पर नियंत्रण, मतलब जो अलाउद्दीन था सबसे पहले यही राशनिंग व्यवस्था शुरू करेगा, मतलब सार्वजनिक वितरण प्रणाली, और कालाबाजारी पर रोक लगाएगा, ठीक है, नियंत्रण किया, ठीक है। आपातकालीन खाद्य जरूरतों की पूर्ति हेतु अनाज के भंडार हेतु गोदाम बनाए गए। तो चूंकि उस समय बहुत ज्यादा अटैक हो रहे थे तो जो आपातकालीन अगर कोई आवश्यकता पड़ जाए तो उसके लिए अलाउद्दीन ने बहुत सारे अनाज के भंडार हेतु गोदाम बनवाए थे, ठीक है। 3 तरह के बाजार होते थे उस समय। अलाउद्दीन ने दिल्ली में बदायूं द्वार के पास 3 तरह के बाजार बनवाए। एक होता था कपड़े एवं अन्य निर्मित वस्तुओं का बाजार, ठीक है। इसमें जो होता था नियमित वस्तुएं निर्यात यानी जो विदेशों से माल आता था उसका जो मतलब क्रय विक्रय किया जाता था, मतलब खरीद और बेचा और खरीदा जाता था, वो इसी में किया जाता, ठीक है। खाद्यान्न अन्न बाजार, इसमें आपको अनाज से रिलेटेड या खाद्यान्न से रिलेटेड जो भी मतलब आपको लेना होता था उसके लिए आपको ये अलग से बनाया गया था, ठीक है। घोड़ों मवेशियों व दासों का बाजार, तो जो तीसरा बाजार था वो घोड़े, वहां पर मवेशियां और दासों का मतलब दासों को बेचा जाता, ठीक है। गुलाम एवं मवेशियों के बाजार एक ही थे, इसलिए बर्नी इनकी कीमत साथ साथ देता था। बर्नी ने इनकी कीमत विस्तार से बताई, तो मतलब बर्नी ऐसा वर्णन करता है गुलाम और मवेशियों को जो बाजार था एक ही था और इसकी जो कीमत थी वो साथ साथ देता था, और बर्नी ने इनकी कीमत को विस्तार से इसके बारे में बताया, ठीक है। इन बाजारों को सराय दल न्याय का स्थान कहा जाता था। ये बाजार सरकारी सहायता प्राप्त थे, ठीक है। सहनाई मंडी जब न्याय का कार्य करता था तब वह सराय अदल कहलाता था। बरीदे मंडी गुप्तचर विभाग से संबंधित था। तो बरीदे मंडी किससे संबंधित है, ये गुप्तचर विभाग से संबंधित था, ठीक है। अलाउद्दीन के समय कीमतों के सस्तेपन में महत्वपूर्ण था कि कीमतों की स्थिरता। बर्नी ने लिखा कि अनाज मंडी में कीमतों की स्थायित्व इस युग का एक आश्चर्य था, ठीक है। बाजार नियंत्रण
संपूर्ण साम्राज्य में न होकर दिल्ली व आसपास के क्षेत्रों में ही लागू हुआ। ठीक है, हिंदू काफिर वस्तुओं की चोर बाजारी करता, ऐसा बर्नी का मतलब मानना था कि जो हिंदू हैं वो वस्तुओं की चोर बाजारी करते हैं, इसलिए बाजार व्यवस्था का नियंत्रण किया गया। ठीक है, वर्षा की अनियमितता होने पर भी अलाउद्दीन के काल में कभी भी दिल्ली में अकाल नहीं पड़ा। तो बर्नी ऐसा कहता है कि वर्ष जब यहाँ पर मतलब जो दिल्ली सल्तनत में अकाल पड़ेगा फिर भी कभी भी यहाँ पर जो खाद्यान्न की उसकी कमी नहीं पड़ेगी। ठीक है, एक ये जो बर्नी का कथन है ये अक्सर पूछ लिया जाता है, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। हालांकि इसमें से ये सारे इंपॉर्टेंट, बट ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, एक ऊंट एक जीतल था, लेकिन वह एक जीतल था किसके पास? तो ये कथन किसका है? बर्नी का। किसके बारे में कहा गया? अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कहा गया। तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। तो अलाउद्दीन ने बाजार नियंत्रण से संबंधित 4 अधिनियम बनाए थे। पहला अधिनियम क्या था इसका? बाजार नियंत्रण का पहला अधिनियम खाद्यान्नों की कीमत निर्धारण से संबंधित थी और इसके द्वारा सभी प्रकार के गल्लों का भाव निश्चित किया जाता था। तो पहला जो इसका अधिनियम था उसमें जितना भी खाद्यान्न थे उसकी जो कीमत निर्धारित कौन करता था? वो सुल्तान के द्वारा किया जाता। ठीक है, दूसरे अधिनियमों का समूह कम कीमतों पर कपड़ों व किराना का सामान प्राप्त करने से संबंधित था। जो दूसरा अधिनियम था कि जो किराना का सामान है और कपड़े हैं उनको सस्ते दामों पर बेचा जाए। ठीक है, तीसरा क्या था? इन चीजों को जो खरीद फरोख्त के लिए सराय अदल नामक बाजार लगाया जाता था। तो ये जो कपड़ा वगैरह और ये जो किराना का सामान था इनको खरीदने के लिए सराय अदल नामक बाजार लगाया जाता था। ठीक है, तीसरा अधिनियम बाजार नियंत्रण के तीसरे अधिनियम के समूह में मवेशियों व दासों को खरीद फरोख्त किया था। जो तीसरा अधिनियम था वो मवेशी मतलब जानवर जो थे और दास जो खरीदे और बेचे जाते थे वो तीसरे अधिनियम के अंतर्गत से संबंधित है। ठीक है, इस तरह खाद्यान्न, कपड़ों तथा मवेशियों व दासों के लिए 3 अलग अलग बाजार थे। प्रत्येक बाजार में सहना नामक अधिकारी नियुक्त किया जाता। ठीक है, अंतिम अधिनियम जो था परवाना नवीस की नियुक्ति से संबंधित है, यानी जो परमिट जारी करने वाला अधिकारी होता था, जो चौथा अधिनियम रहेगा उससे रिलेटेड रहेगा। ठीक है, राजस्व व्यवस्था अलाउद्दीन की, उसमें अलाउद्दीन ने राजस्व व्यवस्था में राज्य का हिस्सा निर्धारित करने के लिए भी 2 अधिनियम जारी किए थे। ठीक है, पहला अधिनियम क्या था? भूमि की पैमाइश के आधार पर लगान निर्धारित करने से संबंधित था। यह सबसे प्रथम एवं कठिन अधिनियम था। तो अलाउद्दीन ने जो राजस्व व्यवस्था लागू की थी, क्या किया था इसने? सबसे पहले भूमि का पैमाइश कराया था, उसके बाद ये जो टैक्स लगाएगा। ठीक है, दूसरा अधिनियम क्या था? पशु एवं चारागाह पर कर से संबंधित था। ठीक है, बिस्वा भूमि की पैमाइश की मानक हो गई, तो जो मतलब पशु और चारागाह कर होगा उस पर भी लगाएगा। ठीक है, ये टैक्स लगाएगा। और ये जो मतलब ठीक है, बिस्वा को जो भूमि की पैमाइश का इकाई माना जाएगा और यह 1 बीघा का 20वां हिस्सा होता था। मतलब जो बिस्वा होता था वो 1 बीघा का यानी 20 बिस्सा का 1 बीघा होता। ठीक है, उपज का आधा हिस्सा मतलब जो 50% लगान होता था, उपज का आधा हिस्सा खराज के रूप में सभी को देना पड़ता था। ठीक है, अपने खुदों व जमींदारों के विशेषाधिकार छीन लिए। बर्नी कहता था कि चौधरी खुद व मुकद्दम घोड़े पर नहीं बैठ सकते और ना ही अच्छे वस्त्र पहन सकते। तो अलाउद्दीन खिलजी के समय बर्नी ऐसा बताता है कि जो मतलब चौधरी व खुद मुकद्दम थे वो कभी भी घोड़े पर नहीं बैठ सकते थे और ना ही अच्छे वस्त्र पहन सकते थे। ठीक है, अलाउद्दीन ने राजस्व अधिकारियों पर भी सख्ती से नियंत्रण लागू किया। राजस्व अधिकारियों को इतनी दयनीय स्थिति हो गई कि कोई भी व्यक्ति अपनी लड़की का विवाह इनके साथ करने को तैयार नहीं था। तो अलाउद्दीन के समय में जो राजस्व अधिकारी थे उनकी स्थिति इतनी खराब हो गई थी, कोई भी मतलब जो व्यक्ति था अपनी जो मतलब बेटियां होती थी उनका जो विवाह करने के लिए तैयार नहीं होता था। ठीक है, अलाउद्दीन मुसलमानों से उपज का 1/4 भूनकर के रूप में लेता था। ठीक है, जबकि अन्य प्रजा से उपज का आधा हिस्सा लेता था। जो अलाउद्दीन खिलजी था मुसलमानों से 1/4 लेता था, लेकिन जो मुसलमान को छोड़कर मतलब हिंदू काफिर लोग थे या मतलब और भी जो धर्म के लोग थे उनसे उपज का आधा हिस्सा यानी 50% लिया जाता था टैक्स। ठीक है, अलाउद्दीन भारत का प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने भूमि की पैमाइश कर वास्तविक आय पर राजस्व निश्चित किया। तो अलाउद्दीन पहला ऐसा सुल्तान था जो भूमि का पैमाइश करवाएगा, उसके बाद उसका जो वास्तविक आय हो उस पर राजस्व निश्चित करेगा। ठीक है, सरकारी कर्मचारियों द्वारा लगान वसूल करने की जो प्रथा अलाउद्दीन ने शुरू की थी। तो इससे पहले मतलब जो सरकारी कर्मचारियों के द्वारा लगान जो वसूला जाएगा उसकी शुरुआत किसने की थी? अलाउद्दीन ने किया था। ठीक है, मसाहत मापन पद्धति के अनुसार समस्त भूमि पर 50% की दर से लगान वसूली किया जाता था। यह पहले 1/3 होता था। तो इससे पहले जो मसाहत मापन की पद्धति के द्वारा भूमि का जो टैक्स था 1/3 था, लेकिन अलाउद्दीन के समय 1/3
2 कर दिया जाएगा, यानी 50% लिया जाएगा, ठीक है। भूमि की पैमाइश दिल्ली व सीमावर्ती क्षेत्रों पर ही लागू की। तो जो शुरुआत में इसका जो भूमि की पैमाइश कराएगा वो दिल्ली व उसके सीमावर्ती क्षेत्रों पर ही लागू की जाएगी, ठीक है। घरी कर जो कि एक प्रकार से आवास कर होता था, ठीक है। चराई कर दुधारी पशुओं पर लगाया जाता था। करी या करही यह भी अन्य कर थे जो कि अलाउद्दीन के द्वारा पहली बार लगाए गए थे, ठीक है। खुम्स नामक कर लूट में राज्य का 5वां हिस्सा होता था, लेकिन अलाउद्दीन ने 4/5वां हिस्सा यानी 80%। तो जो खुम्स कर होता था, मतलब जो सैनिक लूट कर लाते थे, इससे पहले क्या होता था, उसमें वो लोग 20% हिस्सा देते थे, लेकिन अलाउद्दीन के समय इसको उल्टा कर देगा, यानी अलाउद्दीन अब जो भी सैनिक लूट कर धन लाएंगे उसका 80% लेगा। मोहम्मद बिन तुगलक ने भी खुम्स का, इसके बाद जो आगे आगे हम लोग जब तुगलक वंश पढ़ेंगे तो उसमें मोहम्मद बिन तुगलक भी रहेगा, वो भी 80% ही लेगा, ठीक है। बाकी लोग उसका कम लेंगे, ठीक है। अलाउद्दीन की जो राजस्व व्यवस्था का उद्देश्य शक्तिशाली व निरंकुश राज्य की स्थापना करना था। तो अलाउद्दीन का जो राजस्व व्यवस्था था पूरी तरीके से, उसके टैक्स को ही देख सकते हैं आप, इतना बढ़ाया था, उससे देख के ही लगता है कि वो पूरी तरीके से शक्तिशाली व निरंकुश राज्य स्थापित करना चाहता था। अलाउद्दीन ने बकाया राजस्व वसूल करने के लिए दीवाने मुश्तक राज नामक विभाग की स्थापना की। तो दीवाने मुश्तक राज विभाग की स्थापना किस लिए की थी इसने? जो बकाया राशि थी उसको वसूलने के लिए। तो याद रखिएगा, ये भी अक्सर पूछ रहा था, दीवाने मुश्तखराज नामक विभाग की स्थापना किसने की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने की थी, ठीक है। अलाउद्दीन ने अधिकतम भूमि को खालसा में लाने का प्रयास किया, इक्तादारी व्यवस्था बंद कर दी व नगद वेतन देना शुरू कर दिया। तो अलाउद्दीन ने जो अधिकतम भूमि थे उसको खालसा भूमि में लाने का प्रयास किया और इक्तादारी व्यवस्था को बंद करा, यानी नगद वेतन अलाउद्दीन के समय ही शुरुआत किया गया था, ठीक है। अलाउद्दीन ने लगान वसूली के लिए जो बिचौलिए थे उनको हटाकर आमिल, नौसिंदा, सरहंग और मुहसिल नामक केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति की। तो जो बिचौलिए होते थे, जो मतलब टैक्स खा जाया करते थे, उनको हटाकर क्या करेगा अलाउद्दीन? आमिल, नौसिंदा और सरहंग जैसे अधिकारियों की नियुक्ति करेगा। अलाउद्दीन जो था पहला सुल्तान था जिसने ग्रामीण प्रशासन में सीधा हस्तक्षेप किया तथा कृषकों से भी सीधा संबंध स्थापित करने की कोशिश की और सबसे छोटे किसान से लेकर ग्रामीण बिचौली वर्ग तक सब पर एक समान भूमि कर लगाता था। तो अलाउद्दीन जो था वो मतलब ग्रामीण जो प्रशासन था उसमें सीधा हस्तक्षेप करता था और जो ग्रामीण थे उनसे सीधा टैक्स लेता था। मतलब जो बिचौलिए लोग होते थे उनको, मतलब जो बिचौली उनको जो उनको हटाकर आमिल और मतलब गांव स्तर पे भी अधिकारी नियुक्त करता था, ठीक है, जिससे वो लोग जो बिचौलिए थे वो लूट ना पाए, ठीक है। विविध तथ्य हम लोग देख लेते हैं। अलाउद्दीन ने कुतुब मीनार के पास अलाई दरवाजे का निर्माण करवाया। तो अलाई दरवाजे का निर्माण कौन करवाया था? अलाउद्दीन ने कराया था। और इसका जो गुम्बद है प्रारंभिक तुर्की कला का सर्वश्रेष्ठ नमूना है। मार्शल के अनुसार अलाई दरवाजा इस्लामी स्थापत्य कला के खजाने का सबसे सुंदर हीरा था, ठीक है। अलाउद्दीन ने अमीर खुसरो व अमीर हसन देहलवी को संरक्षण प्रदान किया। तो अलाउद्दीन के जो दरबारी मतलब कवि थे उनको संरक्षण प्रदान किया। तो कौन थे? अमीर खुसरो था और अमीर हसन देहलवी था, ठीक है। सीरी फोर्ट दिल्ली का निर्माण व इसमें 1000 खंभों वाले महल का भी निर्माण कराया था। तो अलाउद्दीन ने सीरी फोर्ट का निर्माण कराएगा और 1000 खंभों वाला महल भी निर्माण कराएगा। अमीर खुसरो ने बलबन से लेकर गयासुद्दीन तुगलक तक कुल 8 सुल्तानों का काल देखा। तो जो अलाउद्दीन मतलब जो अमीर खुसरो जो था उसने बलबन से लेकर 8 सुल्तानों का काल देखा था, ठीक है। गयासुद्दीन तुगलक तक वो जो सुल्तान बनेंगे उनका शासन काल देखेगा। अमीर खुसरो ने कहा कि शाही मुकुट का प्रत्येक मोती निर्धन किसानों की आंखों से बहा हुआ एक रक्त है। तो ये अमीर खुसरो का जो स्टेटमेंट है, ये वाला कथन जो है, याद रखिएगा इसको, ये अक्सर पूछ लेता है। शाही मुकुट का प्रत्येक मोती निर्धन किसानों की आंखों से जमा हुआ रक्त है, ठीक है। ये किसका कथन है? अमीर खुसरो का, याद रखिएगा इसको। अल्प खां, उलूक खां, नुसरत खां और जफर खां, ये जो थे ये इनके चारों प्रमुख सेनापति थे, जो कि ये अल्प खां और उलूक खां और ये नुसरत खां, ये जब उत्तर भारत में अभियान करेंगे उसमें ये सेनापति रहेंगे। और ये जफर खां जो मुख्यतः रहेगा वो मंगोल आक्रमण के समय इनका सेनापति रहेगा, ठीक है। जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा है कि अलाउद्दीन ने इतना रक्त बहाया जितना कि मिस्र के फराओ ने भी कभी नहीं बहाया था। तो ये जो स्टेटमेंट है बर्नी का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा कथन, कि जो अलाउद्दीन ने इतना रक्त बहाया जितना कि मिस्र के फराओ ने कभी नहीं बहाया था, ठीक है। तो याद रखिएगा। बर्नी की तारीख फिरोज शाही से हमें खिलजी वंश की जानकारी मिलती है। तो खिलजी वंश की जानकारी हमको कहाँ से मिलती है?
बर्नी की जो तारीख फिरोजशाही उससे हमको खिलजी वंश की जानकारी मिलती है। बर्नी ने 6 सुल्तानों का शासनकाल देखा था। अमीर खुसरो ने कितने सुल्तानों का शासनकाल देखा था? 8। वही बर्नी ने कितने सुल्तानों का शासनकाल देखा था? वो 6 था। ठीक है। बर्नी द्वारा किया गया एकमात्र वस्तु का माप 20 गज का एक अच्छी श्रेणी का लट्ठा था। मतलब बर्नी द्वारा किया गया एक वस्तु का माप जो था 20 गज का एक अच्छी श्रेणी का लट्ठा था, जो एक टंका में बिकता था। ठीक है। बर्नी के अनुसार अलाउद्दीन के राज्य में केंद्र तथा प्रदेशों के अतिरिक्त 11 प्रांत थे। तो बर्नी के अनुसार अलाउद्दीन के राज्य में केंद्र तथा प्रांतों के अतिरिक्त जो थे वो टोटल 11 प्रांत थे। ठीक है। विश्वासघातियों से पहले लाभ उठाना फिर उन्हें दंड देना अलाउद्दीन का एक सिद्धांत था। तो अलाउद्दीन का ऐसा सिद्धांत था कि पहले जो विश्वासघाती लोग हैं उनसे पहले लाभ उठाना है और फिर उनको दंड देना, यानी उनको मरवा देना। ठीक है। अलाउद्दीन की तुलना जर्मन राज्य के संस्थापक बिस्मार्क से की जाती है। ठीक है। वेश्यावृत्ति पर जो प्रतिबंध लगाने वाला अलाउद्दीन मध्यकाल का पहला शासक था। तो वेश्यावृत्ति पर सबसे पहले प्रतिबंध किसने लगाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने लगाया था। ठीक है। अमीर खुसरो व इसामी ने अलाउद्दीन को एक भाग्यशाली व्यक्ति कहा। जोधपुर के संस्कृत शिलालेख में कहा गया है कि अलाउद्दीन के देवतुल्य शौर्य से पृथ्वी अत्याचारों से मुक्त हो गए। तो जोधपुर का जो संस्कृत शिलालेख है इसमें ऐसा मतलब कहा गया कि अलाउद्दीन के देवतुल्य शौर्य से पृथ्वी अत्याचारों से मुक्त हो गई। ठीक है। जैन आचार्य महासेन अलाउद्दीन के दरबार में अपने विरोधियों से शास्त्रार्थ किया और अलाउद्दीन ने जैन कवि रामचंद्र सूरी को सम्मानित किया था। ठीक है। अलाउद्दीन को गुम्बद निर्माण का पिता कहा जाता है। ठीक है। तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, गुम्बद निर्माण का पिता किसे कहा जाता है? अलाउद्दीन को कहा जाता है। ठीक है। अलाउद्दीन ने योग्यता के आधार पर पदों का आवंटन किया। तो अलाउद्दीन जो भी पद को आवंटित करेगा वो योग्यता के आधार पर करेगा। 1316 में जलोदर यानी इस्तिका रोग से अलाउद्दीन की मृत्यु हो जाएगी। तो 1316 ईस्वी में जब अलाउद्दीन की मृत्यु हो जाएगी, ठीक है, किस रोग से हो जाएगी? तो ये इस्तिका यानी इसको जलोदर नामक रोग हो जाएगा, जिससे इसकी मृत्यु हो जाएगी। इसके बाद जो राजा बनेगा कौन बनेगा? शिहाबुद्दीन उमर बनेगा। ये मात्र 6 वर्ष का रहता है। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद अलाउद्दीन एवं झल्लापाली देवगिरी की रामचंद्र देव की जो पुत्री थी उसकी जो संतान थी शिहाबुद्दीन उमर को शासक बनाया। और किसके संरक्षण के अंदर बनाएगा? तो मलिक कफूर के अंदर संरक्षण में किसको शासक बनाया जाएगा? तो ये शिहाबुद्दीन उमर रहेगा, जो कि 6 साल का रहता है। ठीक है। मुबारक खिलजी जिसे काफूर ने हजार सितुल महल में कैद कर रखा था, जो मुबारक खिलजी था उसको जो मलिक काफूर रहेगा उसको हजार सितुल महल में कैद कर रखा था। उसने काफूर की हत्या करके शिहाबुद्दीन को अंधा करा के स्वयं सुल्तान बना। तो जो शिहाबुद्दीन उमर रहता है इसका संरक्षण मुबारक ये जो मलिक काफूर इसका जो संरक्षक रहता है वो मुबारक खिलजी को क्या करेगा? जो सितुल महल रहेगा उसमें कैद करवा लेगा और बाद में जो मुबारक खिलजी के लोगों के द्वारा ही मलिक काफूर की हत्या कर दी जाएगी। उसके बाद शिहाबुद्दीन को भी अंधा करके स्वयं सुल्तान बन जाएगा। तो इसके बाद जो मतलब शिहाबुद्दीन की हत्या करके कौन सुल्तान बनेगा? मुबारक खिलजी बनेगा। ठीक है। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी जो कि 1316 से लगाकर 1320 ईस्वी तक शासन करेगा। और ये जो मुबारक शाह खिलजी था इसने स्वयं को खलीफा मतलब खुद को खलीफा की उपाधि देता और खुद को खलीफा मतलब घोषित करेगा, अमीरुल मोमिन की उपाधि। ठीक है। ऐसा करने वाला वह सल्तनत का प्रथम शासक था। तो जो मुबारक खिलजी था ये खुद को मतलब खलीफा कहता है। और इससे पहले जो अलाउद्दीन खिलजी रहता है वो मतलब जितने भी जो खिलजी वंश में शासक रहेंगे वो जो खलीफा रहेगा उसका हस्तक्षेप शासन में मतलब स्वीकार नहीं करेंगे। और उसी प्रकार मतलब अलाउद्दीन उसके बाद जब ये मुबारक शाह खिलजी ये तो यहाँ तक बढ़ जाएगा, स्वयं को ही खलीफा घोषित कर लेगा। ठीक है। और उसने खलीफत अल्लाह की उपाधि धारण की। इसने अपने पिता के कठोर आदेशों को रद्द कर दिया। तो इससे पहले अलाउद्दीन ने जो भी बाजार व्यवस्था के लिए मतलब कठोर आदेश जारी किए थे, जो नियंत्रण व्यवस्था लागू की, मूल नियंत्रण, उन सबको क्या करेगा? ये रद्द कर देगा। ठीक है। मुबारक शाह ने मलिक काफूर का वध करवाकर गद्दी हासिल की थी। ठीक है। जो मुबारक शाह रहेगा ये जो मलिक काफूर रहेगा इसका वध करवा के गद्दी हासिल करेगा और जागीर व्यवस्था पुनः शुरू की गई। जो जागीर व्यवस्था थी उसको अलाउद्दीन के द्वारा समाप्त कर दिया गया था, उसको ये क्या करेगा? दोबारा से शुरू करेगा और वारंगल के कुछ हिस्सों को भी दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। तो जो ये मुबारक खिलजी रहेगा इससे पहले मतलब दिल्ली सल्तनत में कोई भी जो भी सुल्तान रहेंगे वो दक्षिण भारत में सिर्फ क्या करेंगे? जीतेंगे। अलाउद्दीन खिलजी भी जीतेगा, उनको मतलब अपने अधीन मतलब अधीनता स्वीकार करवाएगा, उनसे राजस्व लेता था, बट पूरी तरीके से राज्य को अपने मतलब जो राज्य में कभी भी नहीं मिला है। तो जो सबसे पहले राज्य में मिलाने वाला कौन होगा? तो ये मुबारक शाह खिलजी रहेगा। यही जो मुबारक शाह खिलजी रहता है ये सबसे पहले जो दक्षिण भारत मतलब दक्षिण के जो क्षेत्र रहेगा उसको अपने सल्तनत में मिलाने का काम करेगा। ठीक है। अमीर खुसरो की जो पुस्तक रहती है
नूह ए सिफर में मुबारक शाह खिलजी के काल व राजनीतिक सामाजिक जीवन एवं सैनिक अभियानों का वर्णन किया गया। तो अमीर खुसरो की जो पुस्तक रहेगी नूह ए सिफर, इसमें मुबारक शाह खिलजी के जो राजनीतिक और सामाजिक और सैनिक अभियानों का वर्णन करेगा। ठीक है, मुबारक शाह खिलजी ने देवगिरी का नाम खुतबाबाद यानी खुतबाबाद रखा था। ठीक है, मुबारक शाह ने नसीरुद्दीन खुसरो शाह नामक धर्म परिवर्तित मुसलमान को अपना वजीर व मलिक के नायब नियुक्त करेगा। ठीक है, बर्नी के अनुसार मुबारक शाह खिलजी कभी कभी दरबार में शराब पीकर नग्न अवस्था में भी आ जाता था, कभी स्त्रियों के वस्त्र पहनकर दरबार में आ जाता था। तो बर्नी का ऐसा मानना था कि जो मुबारक शाह खिलजी था ये कभी कभी दरबार में शराब पीकर नग्न अवस्था में आ जाए, कभी महिलाओं के वस्त्र पहनकर चला आता था। ठीक है, मुबारक शाह ने निजामुद्दीन औलिया का अभिवादन स्वीकार करने से मना कर दिया। तो जो मुबारक शाह रहेगा वो निजामुद्दीन औलिया जो रहेगा इसका अभिवादन स्वीकार करने से मना कर देगा। ठीक है, मुबारक ने घोषणा किया कि शेख औलिया को दरबार में खुद आना होगा वरना उसको जबरन लाया जाएगा। तो चूंकि अब जब इसका निजामुद्दीन औलिया अभिवादन स्वीकार करने से मना कर देगा तो जो मुबारक शाह खिलजी रहेगा ये नाराज हो जाएगा। फिर क्या करेगा, ये उसको मतलब ऐसा घोषणा करेगा कि शेख औलिया को दरबार में खुद आना होगा वरना उसको जबरन लाया जाएगा। ठीक है, मुबारक की नीति थी क्षमा करो एवं भूल जाओ। तो मुबारक की नीति क्या थी, क्षमा करो एवं भूल जाओ। उसके शासनकाल में खुतो मुकदमों के सारे विशेषाधिकार लौटा दिए गए। तो इससे पहले जो अलाउद्दीन खिलजी ने खुतो मुकदमों जो विशेषाधिकार थे उनको छीन लिया था पूरी तरीके से, और जब मुबारक शाह खिलजी बनेगा तो वो इन सबको दोबारा से उनके सारे अधिकार जो विशेषाधिकार थे उनको लौटा देगा। ठीक है, मुबारक शाह खिलजी को घोषणाओं का बादशाह कहा जाता है। तो याद रखिएगा, आपको घोषणाओं का बादशाह किसे कहा जाता है, मुबारक शाह खिलजी को कहा जाता है। और खुद को खलीफा कौन घोषित किया था, मुबारक शाह खिलजी किया था, याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद जो राजा बनेगा, जो सुल्तान बनेगा, वो नसीरुद्दीन खुसरो शाह रहेगा। खुसरो शाह यानी खुसरो मलिक ने 15 अप्रैल 1320 को मुबारक खिलजी का वध कर नसीरुद्दीन खुसरो शाह नाम से सुल्तान बना। तो जो मुबारक ये खुसरो शाह रहेगा ये 15 अप्रैल 1320 को मुबारक खिलजी का वध करके नसीरुद्दीन खुसरो शाह नाम से सुल्तान बना और अलाउद्दीन खिलजी के परिवार के सभी सदस्यों की हत्या करवा दी। तो जब खुसरो शाह ये राजा बनेगा तो इसके अलाउद्दीन के जितने भी मतलब इसके परिवार के लोग रहेंगे, इसके पोते मतलब जो भी इसके परिवार के सदस्य रहेंगे सबकी हत्या करवा देगा। ठीक है, खुसरो शाह ने पैगंबर का सेनापति की उपाधि धारण की। तो जो खुसरो शाह रहता है ये पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण करेगा। ठीक है, तो अक्सर पूछ लिया जाता है कि पैगंबर का सेनापति की उपाधि कौन धारण किया था, तो खुसरो शाह ने किया था। ठीक है, निजामुद्दीन औलिया ने खुसरो शाह के द्वारा दी गई 5 लाख टंका की भेंट स्वीकार की। बाद में गयासुद्दीन तुगलक ने उसे वापस लेना चाहा। तो जो निजामुद्दीन औलिया रहेगा ने खुसरो शाह द्वारा 5 लाख टंके की भेंट स्वीकार करेगी। बाद में ये जो गयासुद्दीन तुगलक जब मतलब राजा बनेगा, जो सुल्तान बनेगा, तो इसे वापस मांगेगा और वो मना कर देगा। तो गयासुद्दीन तुगलक व निजामुद्दीन जो औलिया के रिश्ते यहीं से तनावपूर्ण हो जाएंगे। ठीक है, नसीरुद्दीन खुसरो शाह दिल्ली सल्तनत के काल में सुल्तान बनने वाला एकमात्र भारतीय मुसलमान था। तो ये नसीरुद्दीन जो खुसरो था ये एकमात्र भारतीय मुसलमान था। भारतीय मुसलमान का आशय है, इसका जो जन्म हुआ था वो मतलब वो भारत में हुआ था। ठीक है, वह मूलतः गुजरात का हिंदू था जिसने इस्लाम स्वीकार किया था। ठीक है, उसके शत्रुओं ने उसके विरुद्ध इस्लाम खतरे में है वह इस्लाम का शत्रु जैसे नारे लगाए थे। जो उसके शत्रु थे उन्होंने इस्लाम खतरे में और इस्लाम का शत्रु जैसे नारे लगाए थे। ठीक है, 5 सितंबर 1320 को गयासुद्दीन खुसरो शाह को मार डालेगा। मतलब ये जो गयासुद्दीन रहेगा ये खुसरो शाह की हत्या करके तुगलक वंश की स्थापना करेगा 1320 में। तो आगे हम लोग जो पढ़ने वाले हैं उसमें हम लोग पढ़ेंगे तुगलक वंश के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के लेक्चर हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा और आप हमें फीडबैक दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में आके। और अगर आपके आसपास कोई भी या जो CVT PG या मतलब कोई भी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहा है जिसमें हिस्ट्री से कुछ पूछा जाता है तो आप उसको ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। तो आज की क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू।